स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग कॉल में। और आज करीब करीब 9-10 हेडलाइन मैं पढ़ चुका हूं और यकीन मानिए अभी भी सब कुछ सिमटा नहीं है। बहुत कुछ है बताने को और बताने के लिए मैं खुद हूं आज गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी की रणनीति और साथ ही साथ पूरा का पूरा पैनल। खैर, पैनल से पहले आपकी स्क्रीन पे 23,759 पे करीब 180 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे हॉर्मोज, उनसे करेंगे बातचीत। ग्लोबल सेटअप जो कि बिल्कुल आप यकीन मानिए बदल चुका है, उसका इंपैक्ट विजिबल है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स पे, गिफ्ट निफ्टी पे कंचन से बात करेंगे, स्टॉक्स एंड न्यूज़ पे, और प्रकाश से साथ बात करेंगे आज के कुछ ट्रेड्स पर। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं, फिर अगर आप एक बार गिफ्ट निफ्टी को देखें तो आपको लगेगा जनाब कि एकाएक ये क्या हो गया। मात्र एक दिन की छुट्टी, सोमवार का ये अंतराल क्या लेके आया। यकीन मानिए बहुत कुछ बदला। एक बार मैं आपको शुरुआत में दिखाता हूं कि डाउ जोन्स में शुक्रवार को क्या हुआ, जिसको हमने सोमवार को नहीं झेला। जरा एक बार यूएस मार्केट लेके आइए। डाउ जोन्स 700 अंक नीचे, एसएनपी करीब 112 अंक नीचे, एंड लुक एट नैस्डैक 0.3% नीचे। ये काफी नहीं था। हालांकि अगर आप देखें कल जब यूएस मार्केट खुले सोमवार के दिन तो थोड़ा राहत थी, लोअर ट्रैजेक्टरी से पुल बैक था, संभलने की कोशिश करी यूएस मार्केट ने। बट नैस्डैक कल भी याद रखिएगा लाल निशान बंद हुआ। डाउ जोन्स हालांकि करीब 400 अंक ऊपर था और एसएनपी 500 करीब करीब 0.5% ऊपर। यकीन मानिए जब ये क्वार्टर क्लोज हुआ, एसएनपी 500 4.5% नीचे था। नैस्डैक इस क्वार्टर यानी CY25 के पहले क्वार्टर में 10% नीचे था। और इसको स्पॉन्सर क्या किया, यूएस मार्केट की इस गिरावट को आप स्पेशली देखिए कि आपका जो टेस्ला का शेयर लगभग 36% नीचे है, इन्वेडिया लगभग 20% नीचे। तो यूएस मार्केट का इंपैक्ट हमें झेलना है। आज गिफ्ट निफ्टी पे वो विजिबल है। और अभी कुछ देर पहले अगर आप देखें, कुछ टिप्पणियां अभी डोनाल्ड ट्रंप की आ रही थी रिगार्डिंग टैरिफ्स। बुधवार को टैरिफ लगेंगे, लेकिन उन्होंने एक थोड़ा सधा हुआ बयान दिया कि शायद इतने टफ ना हो। लेकिन हॉर्मोज, गुड मॉर्निंग। मैं मतलब आज सुबह सुबह बात ये कर रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ आपसे बातचीत। लुक एट यूएस मार्केट, लुक एट नैस्डैक, लुक एट S&P 500। गोल्ड को देख लीजिए और क्रूड हेडिंग टुवर्ड्स 75। गुड मॉर्निंग, नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको। कैसे देखेंगे आज के समीकरणों को? गुड मॉर्निंग वीरू भाई, आपको भी और आपको भी शुभकामनाएं। लेकिन जैसे आप कह रहे थे, समीकरण जो है बिल्कुल बदल चुके हैं। अब जब आधे आधे घंटे में जब चीज़ें बदल जाती है तो 4 दिन को पचाना तो बहुत लंबी अवधि हो जाती है। और फ्राइडे के सेशन में भी ऐसा ही कुछ हुआ। वॉल स्ट्रीट पर काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने मिली और कल भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, लेकिन फिर जाकर के निचले स्तरों से लगभग 900 अंकों की रिकवरी हमें डाउ जोन्स में देखने मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गिरावट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। एक बड़े इवेंट से पहले बेहद ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने मिल रही है वॉल स्ट्रीट पर। और तिमाही दर तिमाही भी, जैसे आपने कहा, काफ़ी ख़राब क्वार्टर रहा यूएस के बाज़ारों के लिए। 10.5% जो नैस्डैक की गिरावट थी वो 2022 के बाद की किसी भी तिमाही की सबसे ख़राब गिरावट हमें नैस्डैक में देखने मिली है। और क्या कंट्रीब्यूटर्स भी तो आपने बता ही दिए, टेस्ला है, एनवीडिया है, ये सारे जो है। और एक कैलेंडर ईयर के अगर आप देखें तो 2009 के बाद का सबसे ख़राब जो है प्रदर्शन वॉल स्ट्रीट का हमें देखने मिला है इस तिमाही में। लेकिन और जो S&P 500 पे जो टारगेट्स कट होते चले आ रहे हैं, पिछले हफ्ते भी हुए हैं, तो शुक्रवार को भी हमें देखने मिले और कल भी देखने मिले। एड यार्डेनी जो है, यार्डेनी रिसर्च के, उन्होंने पहले 7,000 का लक्ष्य दिया था। वो पहले ऐसे थे जिन्होंने 7,000 का लक्ष्य दिया था S&P 500 पर, उसे अब घटाकर 6,000 कर दिया है। और गोल्डमैन सैक्स ने एक ही महीने में दूसरी बार S&P 500 का लक्ष्य जो है वो 6,200 से कम करके 5,700 कर दिया है। अब उन्हें मंदी की जो आशंका है वो 20% से बढ़ाकर जो है 35% कर दी है गोल्डमैन सैक्स ने। और महंगाई जो है वो और ऊपरी स्तरों पर बनी रहेगी, ये गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी है। CNBC इंटरनेशनल ने एक सर्वे करा कल, जहां पर उन्होंने ये दिखाया है कि पहली तिमाही की जो GDP ग्रोथ है वो सिर्फ 0.3% रहने की आशंका है। तो साल दर साल अगर आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट रहने के अनुमान है। और महंगाई वहाँ पर भी इस सर्वे के अनुसार भी लगभग 3% के आसपास बनी रह सकती है। तो फेड के लिए भी मुश्किलें कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ये तो रही पहली तिमाही की बात। और अगर आप पहले आगे की तिमाही की देखें तो भी 1.5 से 2% के ही अनुमान जो है इस सर्वे में CNBC इंटरनेशनल ने लगाए हैं। शुक्रवार को एक बड़ा फैक्टर ये था कि बाजार क्यों गिरे, वो महंगाई
का डेटा ही था, पीसीई का डेटा जो आया वो महीने दर महीने भी अनुमान से कमज़ोर था और साल दर साल भी अनुमान से कमज़ोर था। और कंज्यूमर स्पेंडिंग अगर आप महंगाई से और उसे एडजस्ट करें तो भी जो है बेहद ख़राब कंज्यूमर स्पेंडिंग का डेटा भी था। डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह काफ़ी बयान दिए हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर, जो है देश बेस्ड टैरिफ्स होंगे, जो सेक्टर की टैरिफ्स की वो बात कर रहे थे, सेमीकंडक्टर्स पे वगैरह वगैरह, फार्मा पे, वो शायद जो है कल के इवेंट का फोकस ना रहे, वो कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ्स होंगे, उस पर कोई ड्रॉबैक या कोई नेगोशिएशन की कोई जो है रूम नहीं छोड़ेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और एक और बात ये है कि कल जो है यूएस के ऑफिशियल्स डोनाल्ड ट्रंप को उनके पहले कार्यकाल में जो चीन के साथ ट्रेड डील हुई थी वो अगर सही तरह से जो है इंप्लीमेंट की गई है या नहीं, इसका ब्यौरा उन्हें देंगे और उसके बाद शायद उस पर भी कोई जवाबी कार्रवाई की जाए। अगर इक्विटीज़ के बाहर अगर हम देखें तो डॉलर जो है अभी भी 104 या 105 की रेंज में ही अटका हुआ है, मगर वेल्स फार्गो का ये मानना है कि जिस तरह के अगर टैरिफ लगाए गए उसके बाद जो है डॉलर 1.5% से 11% की तेज़ी हमें दिख सकती है, ये वेल्स फार्गो ने अपनी नोट में कहा। तेल की कीमतें अभी जैसे आपने कहा $75 के पास अब क्रूड की कीमतें पहुंच चुकी है, वो इसलिए भी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर व्लादिमीर पुतिन जो है यूक्रेन के साथ युद्ध विराम के लिए नहीं मानते तो उनके जो तेल के निर्यात होते हैं उन पर सेकेंडरी टैरिफ लगाए जा सकते हैं, उन पर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, जिस वजह से तेल की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरा सपोर्टिंग फैक्टर यह है कि यूएस में जो प्रोडक्शन है वो 11 महीने के सबसे निचले स्तरों पर है, इसलिए भी प्राइसेस को थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। सोने की कीमतों में बेतहाशा तेजी है, वो जारी है। $3,161 का नया हाई बनाया है सोने की कीमतों ने। अभी थोड़ी सी कूल ऑफ हुई है ऊपरी स्तरों से, मगर ये एक नया रिकॉर्ड हाई सोने की कीमतों में। आज मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई, ऑटो सेल्स, इन सारे के डेटा आने हैं यूएस में। तो टेस्ला पर जैसे आपने भी कहा बेहद खराब क्वार्टर था उनके लिए, वहां पर भी नजर होगी। तो ये सारे बड़े ट्रिगर्स हैं, मगर कल का इवेंट जो है सबसे बड़ा ट्रिगर दुनिया भर के बाजारों के लिए होगा। हॉर्मोज बहुत संक्षेप में अगर आपसे पूछूं तो एज ऑफ नाउ नो स्टेबिलिटी इन यूएस मार्केट्स, और जिस प्रकार नो स्टेबिलिटी एट ऑल, नो स्टेबिलिटी एट ऑल, डायरेक्शनलेस, अनसर्टेन, बिल्कुल अनसर्टेन, अनिश्चितता। और जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे अगर आप देखें हॉर्मोज ने समझाए, देखिए गोल्ड अपने आप में जिसकी तेजी ये कह रही है कि लोग एक सुरक्षित विकल्प की तरफ जा रहे हैं। इक्विटीज में सपोर्ट, इक्विटीज में स्थिरता शायद ना रही, एक महत्वपूर्ण कारण है। और क्रूड एट 75, हॉर्मोज ने सारी टिप्पणियां करी थी। और देखिए हमारे लिए एक चीज़ और ख़राब है, क्योंकि अब मैं रणनीति की तरफ आ रहा हूँ, तो यूएस मार्केट से संकेत काफ़ी ख़राब है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स स्टिल सिंकिंग। हमारे लिए एक चीज़ क्या ख़राब है, देखिए मार्च का सेकेंड हाफ हमारे लिए एक शॉर्ट कवरिंग भरा एक महीना रहा, लेकिन पहले दिन, अब आते हैं रणनीति पे, पहले दिन वेरी फर्स्ट ऑफ मार्च सीरीज हमें एक, अब आप क्या कहेंगे इसे, क्या एफआईएस ने इसको कुछ गेस किया था क्या इस एक्सटेंडेड वीकेंड में यूएस मार्केट में एक डैमेज होगा? क्योंकि सबसे बड़ा जो चीज नेगेटिव है वो आज के लिए है एफआईएस की सेलिंग, क्योंकि शुक्रवार को भी हमने 467 को बचा लिया। क्या था ये जोन? 23,440, 23,370, ये था 100 और 200 डे में, हमने इसको बचा लिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज नेगेटिव जो इंडियन मार्केट्स को फेस करनी पड़ी वो अब मैं आपको समझाऊंगा। और देखिए मैं शायद अमूमन इसको देखने के बाद एक बात कह सकता हूं कि शायद हम एक दिन का समय देना चाहें, क्योंकि ये एक्सटेंडेड वीकेंड था, लंबा वीकेंड था। माइट भी एफआईएस ने अपने आप को हेज किया, तो शायद आपको उसको एक स्कोप देना पड़े। मैं आपको स्टैट्स समझाता हूं, देखिए क्या हुआ, क्योंकि जब मैंने खुद इन स्टैट्स को देखा तो मुझे काफी आश्चर्य हुआ। 4352 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, इट्स ह्यूज एंड कंप्लीटली आई थिंक आपकी सोच, आपके विचारों से एकदम उलट थे, क्योंकि जो सेकेंड हाफ ऑफ मार्च में उन्होंने किया उससे उलट था ये। अब माइट भी एक दिन का सिनारियो था या फिर ये ट्रेंड बनेगा, इसको एस्टेब्लिश होने में वक्त लगेगा। डीआईएस ने 7646 करोड़ रुपए की बाइंग करी, उनकी बाइंग सपोर्ट ने बाजार को बचा लिया। अब आप आइए इंडेक्स के आंकड़ों पे, 3100 करोड़ रुपए की सेलिंग, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 2700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, यानी जो नेट शॉर्ट है वो एक बार फिर से बढ़ के 50,000 कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। दैट्स ह्यूज। और स्टॉक फ्यूचर्स में याद रखिएगा 2337 करोड़ रुपए की सेलिंग। तो एफआईएस की सेलिंग इट्स ए कंप्लीट सेटबैक फॉर अस, लेकिन याद रखिएगा हम इसे एक दिन का स्कोप देंगे अभी। क्यों? क्योंकि माइट भी ये इस लंबे वीकेंड के चलते ऐसा हो सकता है। अब आइए आज के स्टैट्स पे, पुट कॉल्स की प्लेसमेंट पे। निफ्टी पर यकीन मानिए 23,600, 700, 800, इस तीन ट्रेजेक्टरी में
बड़ी गंभीर तरीके से कॉल भी की हुई है। पर एक चीज़ अच्छी है कि 23,500 की पुट अभी भी बिकी हुई है। हालांकि 23,300 और 23,400 पे जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा कम है। लेवल्स लेके आइए, बेस लेके आइएगा स्क्रीन पे पहले प्लीज। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये बात मैंने बुधवार को भी की थी, शुक्रवार को भी करी थी, और अभी फिर कह रहा हूं कि हमारा जो बेस है वो परसिस्ट करता है 448 एंड 376। अभी हमें 23,500 के पुट राइटर से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हमें ग्लोबल मार्केट से एक पैरिटी एस्टेब्लिश करनी है, हमें एक तालमेल बिठाना है। तो बहुत ज्यादा ट्रेड करने की आतुर मत रहिएगा आज कि भाई खुलते कूद जाओ। नो, एक तो 200 अंक नीचे आप शॉर्ट कर भी नहीं पाएंगे। हमें तालमेल बिठाना है, बट एज पर द लेवल्स अगर हम पहले बेस के नीचे सेटल हो रहे हैं, दैट्स 200 एंड 100 डेमा, देन अगर हम सस्टेन कर गए इसके नीचे, देन वी आर पॉसिबली हेडिंग टुवर्ड्स 23,318, 259 और 197। बट अगर ओपनिंग के बाद, गैप डाउन के बाद हमने पहले बेस को रीगेन कर लिया और उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो याद रखिएगा देन अ पुल बैक टुवर्ड्स RS1, जहां पे कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं, जहां पे आपका 5 मिनट और आर्ली चार्ट पे रेजिस्टेंस जोन है। दैट्स वो रेजिस्टेंस का जोन है पहला आप समझ लीजिएगा कि मैं बताता हूं आपको, लगभग 23,609 और 654 की ट्रैजेक्टरी। माफ कीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है, 23,609 और 654 की ट्रैजेक्टरी है। मैं जब ये ट्विटर पे पोस्ट करूंगा तो उसको ठीक कर दूंगा, लेकिन 23,609 और 23,654 इस ट्रैजेक्टरी में एक बार के लिए निकल जाए। जब आप RS1 बाइसेक्ट कर देंगे, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 707, 759 और 794, RS2 जो लिखा गया है वहां तक का पॉसिबल है। थोड़ी सी त्रुटि है, यहां पर गलती है। पहला रेजिस्टेंस है, फिर ले आइए स्क्रीन पे, 23,609 और 23,654। तो अभी हमारा गेम है बेस 1, बेस 2 और RS1 के बीच में। बट अगर हम बेस 1 के नीचे सेटल हो रहे हैं तो याद रखिएगा 23197 पॉसिबल है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पर। शुक्रवार को भी निफ्टी बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन विद निफ्टी बेहद शानदार थी, सुदृढ़ थी, मजबूत थी, एंड थैंक्स टू कोटक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। इन्होंने इसको फिर भी थामे हुए रखा। लॉसेस रेस्ट्रिक्टेड थे ये 3 स्टॉक फ्यूचर्स। जरा कॉल पुट्स की प्लेसमेंट लेके आइएगा। 52,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, 52,000 पे, और 51,500 पे और 51,000 पे पुट राइटिंग है। सिंपली लेवल समझ लीजिएगा। देखिए, गैप डाउन एक सब्सटेंशियल है, नो डाउट अबाउट दैट, बट निफ्टी बैंक इज स्ट्रॉन्ग। लेके आइए बेस 1, एनी ट्रैजेक्टरी क्लोजर टू बेस 1, 51,174 एंड 59,41, इसके ऊपर का डिप विल बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रोल डिप, उसको बाय करना है। एक चीज डिफाइन कर देता हूं, बट 941 अगर मेरी और आपकी और ऑप्शन राइटर या पुट राइटर की सोच के उलट होता है, अगर हम 941 के नीचे सेटल हो गए, देन पॉसिबली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 5677। अब 677 क्या है? दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट अभी कहानी ऊपर की है। अगर आप बेस 1 के ऊपर का डिप को बाय कर रहे हैं तो याद रखिएगा RS1 अभी इस सूरत हाल में आपका एग्जिट जोन होगा। वो क्या है? 51,826 और 52,067। बैंक निफ्टी को ताबड़तोड़ या फिर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग जनरेट करने के लिए 52,067 के ऊपर सेटल करना ही होगा। ये रही बात निफ्टी और निफ्टी बैंक की। अब यहां से चलते हैं, थोड़े ट्रेड्स को समझते हैं आज के सेशन में, जहां पे मैं आपको फिर कह रहा हूं, ट्रेड्स में कूदने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। हमें ग्लोबल मार्केट से एक पैरिटी एस्टेब्लिश करनी है, एक तालमेल बिठाना है, उसके बाद समझ के थोड़ा ट्रेड कीजिएगा। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है सर। आज के 2 ट्रेड्स क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग सबको, सभी को, हमारे व्यूअर्स को, आपको भी आज की शुभकामनाएं नवरात्रि की। मैं तो भूल ही गया आपको बहुत था, सर याद दिला दिया। थैंक यू। आज की जो पहला स्टॉक है वो है ग्लैनमार्क। अब ग्लैनमार्क में क्या है, मुझे लगता है ग्लैनमार्क का जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है एक अपू मिलना चाहिए। सेटअप सही है, ट्रेड करा है करीब 1536 के आसपास, टारगेट होगा 1570 का, 1570 का, स्टॉप होगा 1525। तो ग्लैनमार्क पर ध्यान देना चाहिए लॉन्ग से, लेकिन लेना कब है? आसपास मिले तो लेना है, वरना छोड़ देना है। सेम इज द केस विद IGL, यहां पर भी लेना है तो आसपास लेना है। ट्रेड करा है IGL, मैं कहूंगा करीब करीब अराउंड 202 के आसपास, टारगेट होगा 210 का, स्टॉप होगा 2 रुपए का, 200 रुपए का, दैट्स इट। तो IGL और ग्लैनमार्क पर ध्यान देना चाहिए लॉन्ग से। ओके, बायजेल और ग्लेनमार्क फार्मा, यकीन मानिए बहुत ही दोनों स्ट्रक्चर, पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस याद रखिएगा।
क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद सरकार ने गैस कीमतों में एक इजाफा किया, उस खबरों पे आऊँगा मैं यहाँ पे। और बाकी क्रूड 75, और एक और चीज़ याद रखिएगा, सुबह सुबह आज ETF के दामों में एक कटौती भी की गई है। तो ये ऑयल एंड गैस स्पेस और ऑल इट स्टॉक्स जो है ना, आज एक्शन में होंगे। 2 ट्रेड्स प्रकाश का बसर के IGL एंड ग्लेनमार्क। लेकिन यहाँ से फोकस करते हैं एक और खबर की तरफ। यकीन मानिए, वोडाफोन आइडिया का जब नाम आता है तो शायद काफ़ी लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं कि जनाब ये छोटा स्टॉक आज क्यों सुर्खियों में है। अब जनाब बात यह है कि वोडाफोन आइडिया को जो करीब 36,950 करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम नीलामी की जो उनकी रकम बकाया थी, उस पर उनको एक राहत मिली है। क्या राहत है, आइए असीम से समझते हैं। असीम, ये एक सबसे बड़ा यह प्रश्न था कि भाई इतनी बड़ी अमाउंट का लगभग 37,000 करोड़ रुपए का अब निपटारा होगा कैसे? क्या विकल्प निकाला है सरकार ने? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। अगर मैं वोडाफोन आइडियाज की बात करूं तो कंपनी के करीबन 14,000 करोड़ रुपए की किस्त 10 अप्रैल को ड्यू हो रही थी स्पेक्ट्रम की। तो कंपनी ने सरकार से मांग की थी कि हम इस किस्त को नहीं दे सकते, तो आप हमारे जो ड्यूज है उनको इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए, और आगे जितनी भी स्पेक्ट्रम या AGR की किस्त होगी हम उसको भी नहीं दे पाएंगे। तो आप जितनी भी थ्रेशोल्ड लिमिट आपको अलाउ करते हैं, यानी कि करीबन 49% की थ्रेशोल्ड लिमिट अलाउ होती है, तो वहां तक की आप हमारी इक्विटी ले लीजिए। तो सरकार ने कंपनी की इस मांग को मान लिया है। सरकार ने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा करके 49% कर दी है। जो प्रमोटर्स हैं उनकी हिस्सेदारी भी अब कम हो जाएगी। अगर मैं जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की बात करूं तो पहले करीबन 38% थी, लेकिन अब इस नए स्ट्रक्चर चेंज के बाद वो हिस्सेदारी घट करके 24% के आसपास हो जाएगी। वोडाफोन PLC की हिस्सेदारी पहले ही ज्यादा थी, तो वो हिस्सेदारी वोडाफोन PLC के पास उसी प्रोपोर्शन में ज्यादा ही रहेगी। वोडाफोन आइडिया PLC के पास करीबन 16% की हिस्सेदारी रहेगी, जबकि आदित्य बिरला ग्रुप के पास इसकी पूरी हिस्सेदारी 9 से 10% के आसपास रहेगी। तो अगले 30 दिनों के अंदर ये सारी प्रक्रिया को उनको अंजाम देना है। जो शेयर्स वगैरह इशू करने हैं, जो भी अप्रूवल्स वगैरह लेने हैं, AGM में अप्रूवल लेना है या जो बोर्ड में भी अप्रूवल लेना है, तो वो सारी प्रोसेस को अगले 30 दिनों के अंदर अंजाम देना। तो ये सारी प्रोसेस अगले 30 दिनों के अंदर पूरी हो जाएगी। उसके बाद सरकार इसमें 49% की हिस्सेदार बन जाएगी। और हालांकि देखिए, कंपनी की मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं होंगी। जो कंपनी के स्पेक्ट्रम ड्यूज हैं वो ही सिर्फ कन्वर्ट हुए, अभी कंपनी की AGR ड्यूज को कन्वर्ट होना अभी बाकी है। कंपनी के ऊपर करीबन पहले 2.25 लाख करोड़ के आसपास की हिस्सेदारी थी, लेकिन इस कन्वर्शन के बाद वो हिस्सेदारी घट करके 1,73,000 करोड़ रुपए के आसपास रह जाएगी। तो कंपनी को अभी भी AGR की किस्तें चुकानी है, और सितंबर में भी वो AGR का जो मोरेटोरियम पीरियड है वो खत्म हो रहा है। तो मोरेटोरियम खत्म होने के बाद ये हिस्सेदारी देनी होगी। ये बहुत संक्षेप में से प्रबंधन अभी सरकार के पास नहीं रहेगा कुल मिला के, है ना? देखिए, 49% के आसपास की हिस्सेदारी ली है सरकार से। हमने जब बात की तो सरकार का कहना था कि हमारा सिर्फ इन लोगों को एक राहत देने का जो हमने काम किया है, उसके अलावा हम अपनी मैनेजमेंट की कोई भी सीट वहां पर नहीं लेंगे, बोर्ड में अपना सदस्य जो है नहीं बिठाएंगे। जैसे कंपनी पहले की तरह काम कर रही है वैसी तरह कंपनी आगे भी काम करती रहेगी। शुक्रिया असीम इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन देखिए मैंने जो प्रश्न पूछा, सरकार ने एक फौरी तौर पर राहत दी है, बट प्रबंधन अगर आप देखें किसी प्रकार से, अगर आप देखें अभी सरकार के हाथ में नहीं होगा। तो एक महत्वपूर्ण बात है। मीनवाइल जरा वोडाफोन आइडिया पर इस इक्विटी कन्वर्जन का जब सरकार की करीब 49% हिस्सेदारी हो गई है तो इम्पैक्ट क्या होगा, आइए समझते हैं। कुछ ब्रोकर्स ने क्या व्यू दिया है। आपको अगर एक नजरिया लेना है अभी खुद के सिवा, अगर आप देखें दूसरा, तो सिटी ने एक वोडाफोन पर अगर आप देखें नजरिया पेश किया है, लक्ष्य 12 रुपये। जो फरवरी लॉन्च से कंपनी के लिए एक सेंटीमेंट थोड़े बहुत सुधरेंगे, प्लस ये इशू, तो वोडाफोन आइडिया पे सिटी का लगभग 12 रुपये का लक्ष्य है। 6.8 पे अगर आप देखें प्रीवियस क्लोज था, बाकी आज की ओपनिंग जिसको देखते हैं, बट करीब 12 रुपये का लक्ष्य इस घटनाक्रम के बाद, और साथ ही साथ 5G लॉन्च के चलते यहाँ पर सिटी दे रहे हैं। अब एक काम करते चलते हैं कंचन के पास यहाँ से और खबरों पर नजर। कंचन, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के महत्वपूर्ण स्टॉक्स किन किन पर नजर है आपकी? जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ, बिकॉज कैबिनेट से 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जो खरीद है उसको मंजूरी मिल गई है। देखिए, HAL के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि अगर डील साइज की बात करी जाए तो 62,000 करोड़ की है, जहां पे इनको IAF को 66 और सेना को 90 हेलीकॉप्टर्स देने होंगे। इसके अलावा
आईटीसी आज आपको अपनी रडार पे रखना है, बिकॉज कंपनी आईटीसी के साथ साथ आप एबी रियल एस्टेट को भी रडार पे रखिए, बिकॉज कंपनी से सेंचुरी पल्प और पेपर को 3,500 करोड़ में जो आईटीसी है वो खरीदने वाली है। इसमें जो एबी रियल एस्टेट है उससे कंपनी जो है बेसिकली दोनों की दोनों चीजें खरीदने वाली है। इससे अगर देखा जाए तो कंपनी की हमें एक वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई देगी, पेपर बोर्ड और साथ ही साथ स्पेशलिटी, इसमें भी इनका एक्सपेंशन होगा। आज गैस स्टॉक्स जितने भी हैं आज आपको अपनी रडार पे रखने हैं, बिकॉज सरकार ने नेचुरल गैस की जो कीमतें हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 4% का हाइक किया है 1 अप्रैल यानी कि आज से लेके 30 सितंबर के ड्यूरेशन के लिए। ये जो प्राइस है वो बढ़ाए गए हैं। अगर प्राइस की बात करी जाए तो $6.50 पर MMBTU से ये बढ़ा के $6.75 पर MMBTU कर दिया गया है। वहीं OMCs भी आज आपके रडार पे होने चाहिए, बिकॉज जो ATF के दाम है उसको भी घटाया गया है और जो कमर्शियल LPG सिलेंडर्स है उसके दाम में भी अप्रॉक्सीमेटली 41 रुपीस की कटौती देखी गई है। वरुण बेवरेजेस, बिकॉज कंपनी ने जो बॉटलिंग कंपनीज है SBC बेवरेजेस घाना और तंजानिया में जो है 100% का एक्विजिशन कर लिया है, इसकी होली ओन सब्सिडरी ये बन गई है। BSE आज खासा नजर में, बिकॉज कंपनी ने जो बोर्ड बैठक हुई थी वहां पे बोनस शेयर पे ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि शेयर होल्डर को हर 2 शेयर्स पे 1 शेयर, हर 1 शेयर पे 2 शेयर बोनस पे मिलेंगे। अडानी ग्रीन एनर्जी आज आपको फोकस में रखना चाहिए, बिकॉज गुजरात यूनिट में 280 मेगावाट का जो पावर प्रोजेक्ट है उसके ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। अगर टोटल इस टाइम पे कैपेसिटी देखी जाए तो वो अब बढ़ के हो गई है 14,218 मेगावाट की। शुक्रिया कंचन। तो आज महत्वपूर्ण खबर याद रखिएगा, BSE के लिए है। HL को एक प्रचंड ऑर्डर मिला है, तो वो भी महत्वपूर्ण है। HL को माफ कीजिएगा, और बाकी ITC, ये 3 महत्वपूर्ण स्टॉक्स हैं जो कि अभी कंचन ने समझाया भी आपको। एक ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने US मार्केट की बात करी, हमने आज के ट्रेड्स, स्टॉक्स इन न्यूज़, वोडाफोन आइडिया और निफ्टी बैंक की रणनीति। लेकिन यकीन मानिए कमोडिटीज भी इसमें बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त। गोल्ड एट ऑल टाइम हाई 91,000, 1 लाख का सपना क्या होगा पूरा? बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद कमोडिटीज में। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में मॉर्निंग कॉल में। अब बात करते हैं कमोडिटीज़ की। रवि देवड़ा जी हमारे साथ मौजूद है। रवि जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और आज की आपकी एक तो पहले कॉल जानना चाहूँगा, उसमें क्या गोल्ड है कि नहीं है रवि जी? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली गोल्ड रखना था, बट जिस हिसाब से गोल्ड की मोमेंटम और अभी तो वो कड़ी नजदीक आ गई है। कल लेट नाइट यूएस में टैरिफ अनाउंसमेंट हो गए, तो आई थिंक अनसर्टनिटी के लिए अभी 2 ही दिन बाकी है। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। आई थिंक मेटल्स में जो कल गिरावट थी हिसाब से सिल्वर में काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था। मुझे लग रहा है कि आज का परफॉर्मर बुलियन ही होगा, बट सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है। बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1,01,000, 99,300 का स्टॉप लॉस लगाए। और जो सुबह चाइना के मैन्युफैक्चरिंग PMI निकल के आए, काफी अच्छे डेटा है। मींस के जो संडे को डेटा आए थे वो भी उम्मीद से अच्छे थे। और न्यूज चल रही है कि चाइनीज सेंट्रल बैंक है वो अपना जो RRR है वो कट करेगी, रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो। तो इससे काफी बड़ी लिक्विडिटी का इन्फ्यूजन चाइना में आएगा। तो मुझे लग रहा है कि आज मेटल्स भी थोड़े लोअर लेवल से सपोर्ट है वो फाइंड कर सकते हैं। जिंक में बाय करें, इसके चाइनीज रियल एस्टेट मार्केट के साथ काफी अच्छा कोरिलेशन है। टारगेट होगा 273 एंड स्टॉप लॉस वुड बी 266। मतलब रवि जी आपका कहना यह है कि जो गोल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, जो हल्का सा सिल्वर पीछे रह गया, आप उस डिफरेंशियल को प्ले करना चाहते हैं ना, सिंपली मीन? यस, ये स्ट्रेटेजिक कॉल होगा। आज सिल्वर एंड गोल्ड का जो रेशियो है वो 10,000 से लेकर 15,000 के बिटवीन रहता है। अभी 9,200 के करीब ये रेशियो पहुंच चुका है। मींस कि सिल्वर ओवरसोल्ड है कंपैरेटिव दिस गोल्ड सिल्वर रेशियो। ओके रवि जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में जुड़े। आज दोनों ही कमोडिटीज पर अपना रुख रखा, सिल्वर, जिंक और याद रखिएगा गोल्ड पे जो नजरिया अभी यहाँ पर रवि जी ने पेश किया। बहरहाल देखिए आज है 1 अप्रैल। अब आप कहेंगे जनाब 1 अप्रैल को क्या आपने अप्रैल फुल बनाया? ये गिफ्ट निफ्टी तो कुछ ऐसा ही कह रहा है, क्योंकि मार्च के अंत तक तो बहुत कुछ ठीक था, लेकिन सडनली 1 अप्रैल को तब्दील हुई तो क्या गिफ्ट निफ्टी की रेंज, तब्दील हुई तो क्या FIs की अप्रोच। खैर एक और चीज़ है, जो 2-3 चीज़ें हैं। आज से नए वित्त वर्ष का अगर आप देखें शुरुआत हो रही है, तो कामना यही करते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि वित्त वर्ष भारत के लिए, आप सभी निवेशकों के लिए अच्छा रहे। बट कमेंसमेंट ऑफ न्यू फिस्कल ईयर, प्लस याद रखिएगा आज 1 तारीख है तो ऑटो बिक्री के आंकड़े आने हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लास्ट सेशन में काफ़ी बड़ा सिवियर प्राइस डैमेज हुआ था
ऑटो स्टॉक्स में। और एक बार फिर से वो सुबह की गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा, वो कुछ फिल करने में दिक्कत हो गई थी। बट रेजिस्टेंस वन, अगर हम बेस वन को डिफेंड कर गए तो आज का थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा RS1, दैट्स 23609 एंड 654, अभी जो स्क्रीन पे मेंशन किया गया था। बाकी मॉर्निंग कॉल में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सीधा सौदा की टीम की, आज के 10 स्टॉक, यतिन और मेरे, छोटे से ब्रेक के बाद।